Okay, good evening to all of you and I welcome all of you on behalf of Ensure IAS। अब अगर क्लासेस को रिकॉल करोगे तो जैसा मैंने बताया था ना कि पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होने के चांसेस हैं और डिफिकल्टी का जो पैटर्न है वो पैसेजेस को, खास तौर से पैराग्राफ्स को थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेके जाएगा। मतलब उस तरह का टॉपिक जो जनरली हम डेली लाइफ में पढ़ते नहीं हैं, उस तरह की बातें, तो उनमें लॉजिक थोड़ा ज़्यादा होता है और उसको समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। तो अब की बार काफी सारे पैसेजेस वैसे हैं, लॉजिक का लेवल तो अपना है ही, बट थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट हुआ है। पर जिन्होंने क्लासेस ठीक से अटेंड करी हैं और जिन्होंने इन बातों पे ध्यान दिया और जिनसे मैं बराबर कहता आया हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उनको बल्कि ये पेपर अच्छा लगा होगा। उनको ये महसूस हुआ होगा कि ये क्वेश्चंस आसान हैं। पर अब जब सिंस रीजनिंग है और जो जिस तरह की रीजनिंग इसमें यूज हो रही है उसको हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग बोलते हैं। तो अगर ये क्रिटिकल रीजनिंग हमें करना है तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, इन्फरेंस क्या होता है, अजम्पशन क्या होता है। हालांकि यूपीएससी कई बार इन्फरेंस और अजम्पशन को इंटरचेंजेबली यूज करता है, पर इनका डिफरेंस जरूर से मालूम होना चाहिए और ठीक से मीनिंग भी मालूम होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। पर अब जैसे पैसेजेस में एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि जितना डेटा पैसेज में दिया गया है उतने से ही आंसर आना चाहिए, उसके बाहर नहीं आना चाहिए। अगर हम अपनी अवेयरनेस, जनरल स्टडीज की अवेयरनेस लगाएंगे पैसेज में तो वो सीसैट के लॉजिक के अगेंस्ट जाएगा, वो हमें नहीं करना चाहिए। और यूपीएससी हर साल कुछ ऑप्शंस ऐसे क्रिएट करता है जिसमें हम हमारे अपनी नॉलेज लग रही होती है और फिर वो जनरली पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट्स ये गलती कर जाते हैं कि वो उस ऑप्शन को ट्रिक कर देते हैं। तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, थोड़ा सा विजिबिलिटी के इश्यूज हैं, बट मेरा ख्याल है डी सेट की सीरीज अगर हैं तो किसी के पास तो वो आंसर मैच कर सकता है। मैं आंसर्स बता दे रहा हूँ। जो हमारा पहला पैसेज है ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट तो जरूर है, बट इतना नहीं है कि हम इसको समझ सकें। इसको मैं मानूंगा कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल है। और इसमें जो बात करी गई है पैसेज में, वो एक तरीके से कई चीज़ों को रिलेट किया गया है। उसने बताने की कोशिश करी कि कैसे न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस में कुछ जो आइकॉनिक सिटीज़ हैं उसमें क्या हो रहा है कि जो अप्रोच यूज़ करी जा रही है कुछ हद तक उसमें काफी डाइवर्स चीजों का मिक्सचर है, कई चीजों को यूज किया जा रहा है। अब अगर हम इसका क्वेश्चन देखें ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव पैसेज। तो एक बात जान लें कि इन्फ्रेंस का मतलब वो चीज होती है जो पैसेज में भले ही डायरेक्टली लिखी ना हो, लेकिन जितना डेटा प्रोवाइडेड है उसको अगर हम मान लें तो उससे सेफली कंक्लूड कर सकते हैं कि इतना तो करेक्ट है ये। तो अब चूंकि पैसेज में बेसिक मैसेज भी ये देने की कोशिश करी गई है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन। क्यूरिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अगर हम इस पैसेज को ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें ये बात बताने की कोशिश भी कही गई है कि उसमें कल्चरल डिजायरेबल, सोशल, स्पेटियल और मैथमेटिकल मॉडल्स, कंप्यूटिंग, स्टैटिस्टिक्स, बहुत चीज़ों को ब्लेंड किया गया है कि अर्बन प्लानिंग में होना चाहिए। तो वो फर्स्ट ऑप्शन कवर कर रहा है। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए और इसी के साथ चलेंगे। बट आपकी बार जो है कई पैसेजेस में टू क्वेश्चंस हैं और कुछ पैसेज ऐसे भी हैं जिनमें सिंगल वाला है। बट अब हम इसमें सेकंड क्वेश्चन भी है, उसको देखें। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। तो अब इसमें क्या अजम्पशंस करी गई हैं? अब अजम्पशन वो चीज होती है जो पैसेज में लिखी ना हो। एक मतलब सीसैट का अपना एक लॉजिक जो चल रहा है उसमें अजम्पशन वैसे आइडियली उसको बोलते हैं जिसपे आर्ग्यूमेंट या कंक्लूजन डिपेंडेंट हो, भले ही वो डायरेक्टली, और वो कभी डायरेक्टली लिखा नहीं होना चाहिए, पर आर्ग्यूमेंट कंक्लूजन उस पर डिपेंडेंट होता है। या ऐसी बात जो पैराग्राफ में लिखी है उसको मान के बोला जाए, कुछ भी बोला जाए, वो लिखा ना हो। तो जैसे कह रहा है assumptions, तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शंस दिए गए हैं। इंडिया नीड्स अ न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स विद नॉलेज रेलेवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिस। अगर हम पैसेज के लास्ट वाले में देखें तो कहीं ना कहीं ये बात एक तरीके से कहा गया है कि इंडिया में ये चीज़ नहीं है, और जबकि ऊपर जो हमारा एजुकेशन डिफर करता है वेस्ट से जिसमें ये चीज़ें नहीं हैं। बट शुरू में ये बताया गया है कि उनके प्लान्स में ये सब बातें हैं और ये बैकबोन ऑफ सिस्टम्स थ्योरी का है जिससे ये सब चीज़ें ठीक से प्लानिंग हो रही है। तो उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया नीड्स अ न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स विद नॉलेज रेलेवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिस। इसमें लास्ट लाइन बहुत क्रूशल है कि इंडिया की बात करी गई है और शुरू की लाइंस में जो सिस्टम्स अप्रोच की बात करी गई है जो न्यूयॉर्क और दूसरी सिटीज में हो रहा है उनको ग्राउंड बना के हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। बट अब अगर हम देखें कि इंडियन यूनिवर्सिटीज एट प्रेजेंट डू नॉट हैव कैपेसिटी और पोटेंशियल टू इम्पैक्ट ट्रेनिंग टू इन सिस्टम्स अप्रोच, तो ये कहना गलत होगा। हमारे क्यूरिकुलम में नहीं है, बट ये कह देना कि हमारे पास पोटेंशियल ही नहीं है
या हम ट्रेनिंग दे नहीं सकते, नहीं, वो हम कर सकते हैं, भले अभी कर ना रहा हो क्योंकि हो सकता है कुरिकुलम का पार्ट ना हो, इतना डेटा हमारे पास नहीं है। ये जरूर कहा गया है कि हमारा प्लानिंग इन इन इंडिया एंड एजुकेशन डिफर फ्रॉम द वेस्ट, का ये मतलब नहीं कि हमारे पास पोटेंशियल नहीं है, हम कर नहीं रहे हैं, वो एक डिफरेंट चीज है। सो आई गेस समझ में आया होगा कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए, सेकेंड नहीं। अब अगर हम इसके सेकेंड पैसेज पे आ जाएं, तो सेकेंड पैसेज काफी बढ़िया है, जो आज इंटरनेट की जिस तरह की हालात चल रहे हैं उसको बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट कर रहा है, उसमें बहुत बढ़िया बात करी, उसमें करने की कोशिश करी गई है। अब इसमें अगर हम देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अगर हम देखना चाहेंगे तो इसमें जो पैसेज में उसने मैसेज दिया है उसके हिसाब से सोशल मीडिया नॉट आइडियल सी मॉरल इंस्टीट्यूशंस बट प्रोडक्ट्स बिल्ड बाय कंपनीज टू मेक प्रॉफिट, ऐसा ही कुछ पैसेज में कहने की कोशिश भी की गई है कि अगर हम ध्यान से देखें तो पैसेज में ऐसा ही कुछ बोलने की कोशिश भी की गई है, हालांकि इनडायरेक्टली। नॉट एवरी वॉइस ऑन इंटरनेट कमांड द सेम काइंड ऑफ ऑडियंस, सबको बराबर ऑडियंस नहीं मिलता है, और क्यों नहीं मिलता उसका रीजन अगले वाले में एक्सप्लेन किया गया है। व्हेन एनोनिमस प्राइवेट एंटिटीज विद हाई कैपिटल कैन पे फॉर मोर स्पेस फॉर देयर ओपिनियन, मतलब जो लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है, वो पैसा ज्यादा लगा के अपनी बात को ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं और ऐसे लोगों को हायर कर सकते हैं, स्पेस बोरो कर सकते हैं, हर वक्त उन्हीं की बातें चले तो उनकी बातें ज्यादा दिखेंगी, तो वो एक लाउडर वॉइस बोरो कर लेते हैं। तो यहां से हम देखें तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में डिजिटल स्फीयर के मैटर में क्या होता है कि ये अपनी बात इलेक्शन में तब तक कहते रहते हैं जब तक इनकी बात सही ना साबित हो जाए, या ये उसको साबित क्या कर लेंगे, एक तरीके से लोगों के सामने प्रोजेक्ट करके रख देंगे। तो लेकिन इससे ये बात बताई गई है कि क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स सफर करती है और सोशल मीडिया जो है रिस्ट्रिक्ट रह जाती है प्रोपोर्शन ऑफ कंटेंट दैट जनरेट्स मोर यूजर एंगेजमेंट। हालांकि यूजर एंगेजमेंट तो बढ़ता है लेकिन रिगार्डलेस ऑफ इन्फ्लेमेटरी द कंटेंट में भी, और वो कितना ही भड़काऊ कंटेंट क्यों ना हो। तो अगर इस बात को देखें तो मतलब मैन्युपुलेट हो रहा है और ये लोग अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, ना कि भले के लिए जो सोशल मीडिया को करना चाहिए, ये बात हमें क्लियर के सामने आ रही है। बाकी देखो इस क्वेश्चन को सबसे अच्छा करने का तरीका ये भी था जो मैंने क्लास में हमेशा बताया है कि कई बार हमें सारे ऑप्शंस पढ़ के एलिमिनेट करें तो ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसमें अगर हम A C D ऑप्शंस देखेंगे तो कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेस है। जैसे कंस्ट्रक्टेड एज अ मार्केट प्लेस फॉर व्यूअर्स, सोशल मीडिया इंश्योर्स इंस्टेंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, इस बारे में वो हमारा अपना अंडरस्टैंडिंग है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, पर इंस्टेंट एक्सेस टू ये पैराग्राफ तो बात कर नहीं रहा है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, पैसेज में इस बारे में बात नहीं हुई है। और सोशल मीडिया हैव बीन क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसीज, तो ये तो बिल्कुल पैसेज की टोन से मिसमैच है। मतलब पैसेज बात एक तरीके से दिखाने की तरह कोशिश कर रहा है किस तरह से सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी कैसे स्ट्रेंथन होगी अगर यहाँ पे इसका पॉलिटिकल मिसयूज हो रहा है, पॉलिटिकल साइड इफेक्ट से इसके गलत इफेक्ट पड़ रहा है। और इन टुडेज वर्ल्ड सोशल मीडिया आर इनएविटेबल फॉर वेल इन्फॉर्म्ड, तो सोशल लाइफ, लेकिन इस बारे में पैसेज में बात नहीं हो रही, तो एलिमिनेशन से भी आ जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो बी इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन। अब अगर देखें इसमें कहा है बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड, तो इसमें हम देखें कि इंटरनेट इज नॉट इंक्लूसिव इनफ। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जो शुरू की इसकी लाइन थी ना पैसेज की, कि उससे ये बात आ रही है कि वहां पे जिनके पास जो अनोनिमस के पास कैपिटल ज्यादा है वो अपनी बात ज्यादा तरीके से कह सकता है, तो फिर इंक्लूसिव सबको मौका नहीं मिल रहा ना, सब अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, तो इंक्लूसिव नहीं है। और दूसरा जो इसमें एक बात ये भी कही गई है कि वो अपनी बातें प्रोजेक्ट करके लाउड तरीके से बताते हैं। जो शुरू की लाइन अगर हम देखें तो इसमें ये बात करने की कोशिश, नॉट एवरी वॉइस इंटरनेट कमांड द सेम काइंड ऑफ ऑडियंस, तो जिसके पास प्राइवेट एंटिटीज पास हायर कैपिटल है वो पे करके मोर ओपिनियन ले आते हैं, तो फिर इंक्लूसिव कैसे हुआ? जो लोग पैसा है वो इसको कमांड कर रहे हैं ना। और फिर द फोकस ऑफ सोशल मीडिया इज रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रमोशन ऑफ कंटेंट जनरेट मोर यूजर एंगेजमेंट, तो इन सब बातों से हम कह सकते हैं कि वो इंक्लूसिव कहां से है फिर। तो ये पहला वाला तो इसका एकदम क्लियरली बन ही रहा है। अब दूसरा देखें, इंटरनेट कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स इन अ कंट्री, तो ये भी आ रहा है। अगर इसमें देखें तो दोनों ही करेक्ट हैं, ये वाली बात भी आ ही रही है। कह रहा है कि इफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन डिजिटल स्फीयर इन अ मैटर ऑफ सी आउटरीचिंग वंस अपोनेंट टिल दैट इलेक्शन इज वर्थ देन द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स सफर्स, ये क्लियरली लिखा भी हुआ है कि क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स सफर करती है तो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बात भी इसमें कुछ हद तक करेक्ट हो गई कि कैन एडवर्सली अफेक्ट। आप देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है उसमें इफ लगा के बोला है कि अगर ऐसा होगा तो हो सकता है, तो यहां पे भी
अगर ये कह दिया था कि वो ऐसा करता है तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, लेकिन सिंस यहाँ पे कहा गया कैन एडवर्सली इफेक्ट, तो ये बात सही हो गई, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अगर उसका कॉज इफेक्ट का रिलेशनशिप है, क्लास में मैंने कंडीशनल सिलोजिज्म सिखाया है, यहाँ पे सफिशिएंट कॉज केस यूज किया गया है, तो अगर ऐसा हो तो ये प्रोबेबिलिटी बन रही है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों अजम्पशंस को हम 1 और 2 को सही मानेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पे आए तो यहाँ पे अब ये पैसेज काफी एब्स्ट्रैक्ट है, हिस्ट्री ऑफ साइंस इन रियल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो इसमें एपिग्राम एक ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं जो बहुत ही शॉर्ट प्लिथी स्टेटमेंट हो, पर उसमें काफी जनरल मैसेज और ट्रुथ और सच्चाई सी दिखती हो। तो ये हिस्ट्री ऑफ साइंस इज द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ये पैसेज थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, इसको ठीक से समझना है तो पहले तो आइडियली इसको पढ़ना चाहिए। तो अभी मैं आई एम अ बिट सॉरी, क्योंकि इस पे बहुत अच्छी तरीके से फॉन्ट्स क्लियर नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं पूरा पूरा ठीक से एक्सप्लेन कर देता, बट सम अदर टाइम मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। डिटेल आज हम लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि आंसर्स क्या हो सकते हैं और एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन जो बन सकता है। तो लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एम्फैटिकली कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ दिस पैसेज। तो इसमें अब जो क्वेश्चन आया है कि कौन सी बात जो है इसमें कन्वे करने की कोशिश करी गई है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कन्वेड, जो कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा आएगा ऑप्शन बी, तो टू ओनली। इट इज द ऑडियंस दैट विल अल्टीमेटली, इट इज द साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमिन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड। ये किस तरीके से आ रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो इसमें यह कहा गया है कि मैनकाइंड कैन नॉट बी डिवोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एट मेंस कन्वीनियंस, डाइवोर्स नहीं कर सकता, तो साइंस अगर डाइवोर्स नहीं किया सकता, आप अपनी कन्वीनियंस करिए, पर उसकी प्रेजेंस तो रहती है, ये बात कहने की कोशिश करी गई है। तो फिर साइंस उसकी डेस्टिनी में डेफिनेटली रोल प्ले करेगी अगर उसको डाइवोर्स नहीं कर सकते। लेकिन इसका हम देखें, विदाउट साइंस मैनकाइंड कुड नॉट हैव कंटिन्यूड एग्जिस्ट टिल टुडे, तो ये थोड़ा ज्यादा बड़ी बात हो गई कि हम वो आज तक एग्जिस्ट नहीं कर सकते। डेफिनेटली पासेज साइंस की इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहा है, पर उसने ये कहा है कि इट इज इजी टू ओवरलुक द रिलेशंस बिटवीन साइंस एंड मैनकाइंड। कर सकते हैं, हम करते हैं, बट करना नहीं चाहिए, और डिवोर्स भी नहीं करना चाहिए, कह तो रहा है, लेकिन ये कहना कि हम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते आज तक, ये बात थोड़ी पैसेज, ये हमारा कंक्लूजन हो सकता है, पैसेज में इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम कंक्लूड कर पाए। तो इट इज प्रिसाइसली फॉर दिस रीजन यहां पे हमारा ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि फर्स्ट वाला हम कंक्लूड नहीं कर सकते। अब इसका अगले क्वेश्चन पे अगर हम आए, सो सेकंड जो इसका अगला क्वेश्चन है नंबर 12 वाला, इसमें बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड, तो कौन सा अजम्पशन यहाँ पे करने की कोशिश करी गई है। द हॉरर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ आर इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ साइंस, तो ये साइंस का इनएविटेबल मतलब साइंस का आउटकम होगा ही, ये निश्चित है साइंस ऐसा करेगी। तो साइंस ऐसा नहीं कर रही, इंसान साइंस को कैसे यूज कर रहा है उससे हो रहा है, साइंस का इनएविटेबल रिजल्ट नहीं है, हम साइंस को कैसे यूज कर रहे हैं, प्रॉब्लम हम में है, साइंस में नहीं है। दैट्स व्हाई इसका फर्स्ट वाला गलत है। द एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ लाइकली टू बी ओवरलुक्ड इज दैट साइंस इज व्हाट मैन हैज, और ये बात इनडायरेक्टली कन्वे करना ही चाह रहा है, क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा भी ना कि हम साइंस को कैसा यूज कर रहे हैं उस पर प्रॉब्लम है, साइंस में प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट्स व्हाई इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। अब अगर हम नेक्स्ट पैसेज पे आए, तो ये वाला पैसेज हमारा जो है वो फिर से कुछ हद तक थोड़ा सा काफी एब्स्ट्रैक्ट है। इसमें एक तरीके से बताने, यहाँ पे बात तो करी कि एक तरह से इनडायरेक्टली ट्रेडर की करी गई है, बट कौन सा ट्रेडर वो अपने गुड्स लेके जा रहा है, ट्रैवल करने की बात हो रही है। पर इसमें अगर हम देखें यहाँ पे ये वाला सेंटेंस, पैरोकियल एंड व्हाट इज यूनिवर्सल इन हिज चॉइस, इस बात को देखें, ओनली विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड opening of his only with long experience and opening of his wares on many a beach where his language is not spoken will the merchant come to know the worth of what he carries and what is parochial and what is universal। तो मतलब इसका दूसरे शब्दों में इनडायरेक्टली कन्वे करने की कोशिश करिए कि कोई ट्रैवलर जब अलग अलग जगहों पे जाता है, अपना जो भी उसके पास सामान या गुड्स हैं या जो चीजें लेके जा रहा है, वो अलग अलग बीचेस में मतलब अलग अलग कंट्रीज में जा रहा है और उनको सामने रखता है, तो वहां जाके उसको पता लगता है पैरोकियल का मतलब होता है बहुत नैरो संकीर्ण टाइप की चीज, और यूनिवर्सल जो सब जगह है, तब उसको ये फर्क पता लगता है। इसी लाइन से अगर हम देखें तो आगे बढ़ के जो उसने बात करने की कोशिश करी है, बाकी ये एलिमिनेशन से भी आएगा, तो ये हालांकि ये बातें वेरी करती हैं प्लेस टू प्लेस, लेकिन जो यूनिवर्सल चीजें वो रहती हैं, फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज नीचे बात करी गई है कि रहती हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि लोकल एंड यूनिवर्सल वैल्यूज के बारे में डिफरेंशिएट करना उसे आ जाएगा, कि जब अगर इन बातों को देखेगा कि आप भले ही कुछ चीजें वैरी कर रही हैं बट कुछ फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज तो होती हैं, तो लोकल और उसमें जो डिफरेंस आता है वो फर्क वो समझ सकेगा। तो जैसे कहा ना है कि आर वैलिड एवरीवेयर बट दे आर वेरियसली मोल्डेड एंड ऑफन डिफरेंटली हैंडल्ड एंड समटाइम्स नियरली अनरिकॉग्नाइजेबल, जो ऊपर जैसे जस्टिस लव ऑनर की बात करी गई है। तो ये अगर इन बातों को ऑब्जर्व करेगा तो उसे ये दिख जाएगा कि कौन सी बात यूनिवर्सल है, कौन सी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए है। तो और बाकी अगर हम देखें इमेजिनेशन अंडरस्टैंडिंग के बारे में इसमें बात नहीं हो रही, कम्युनिटीज और नेशनलिटीज के बारे में भी बात नहीं हो रही है, और फ्रेंड्स एंड फोर्स के बारे में बात नहीं हो रही। तो वैसे भले ही पैराग्राफ पढ़ने में मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसके ऑप्शंस देखें तो इतने वेग हैं इसके ऑप्शंस एक्सेप्ट द करेक्ट आंसर कि ये एलिमिनेशन से बहुत आसानी से आ जाएगा, बट प्रोवाइडेड कि कोई पर्सन इसको पढ़ने की हिम्मत करे। कई लोग तो शायद गिव अप कर देंगे इसको पढ़ने में, बट मुझे लगता नहीं, कई बार पढ़ने में डिफिकल्ट होता है तो आंसर्स इजी होते हैं, ये उस टाइप का है। तो मैं इसे डिफिकल्ट नहीं मान रहा, क्योंकि अगर एक बार पढ़ के इसको डाइजेस्ट कर सकें तो एलिमिनेशन से इसका आंसर बहुत आसानी से आता है। नेक्स्ट पैसेज पे आ जाएं तो सॉरी इसी का अगला वाला मतलब क्वेश्चन, इसी का 14 क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड, ट्रैवल लीड्स टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस, डेफिनेटली ये हम इसमें पैसेज में कंक्लूड कर सकते हैं। सो अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग तरह की बातें जान रहे हैं तो मिलेगा। ट्रैवल हेल्प्स दोज हु विश टू लर्न फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज, तो डेफिनेटली यहाँ फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज की बात करी गई है तो उनको सीखने का मौका मिलेगा ही। सो ये लिखा who wish to live at ease among their fellows, तो ये भी आ ही रहा है। A person with long experience can resolve differences among people, तो देखो ये बात डायरेक्टली कही तो नहीं है, पर अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये पैसेज में आ रही है। जी लिखा है कि वैलिड एवरीवेयर हैं जो हम केयर करते हैं, बट दे आर वेरियसली मोल्डेड एंड ऑफन डिफरेंटली हैंडल्ड एंड समटाइम्स नियरली अनरिकॉग्नाइजेबल, तो अगर ये बातें सब जगह प्रेजेंट है पर लोग इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, डिफरेंटली हैंडल कर रहे हैं, तो उनमें डिस्प्यूट हो सकता है। तो जिसको ये अंडरस्टैंडिंग है वो फिर इसको यहाँ पे वर्ड देखो, बहुत बढ़िया वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, अ पर्सन कैन रिजॉल्व प्रोबेबिलिटी, तो अगर इन बातों से डिस्प्यूट हो सकता है तो जिसको इस समझ है वो डिस्प्यूट भी रिजॉल्व कर सकता है। दैट्स व्हाई इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होना चाहिए, मतलब तीनों ही बातें करेक्ट हैं। और पहले प्राइमा फेसी लगेगा कि थर्ड वाला करेक्ट नहीं है, बट अगर हम ठीक से पैराग्राफ पढ़ें तो जो जिन बातों की वैल्यूज की बात करी गई वो सब जगह कॉमन होती हैं, पर लोग उनको डिफरेंटली हैंडल करते हैं और अलग अलग तरीके से समझते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, तो फिर तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो फिर जिसको जो ईज के साथ रहना चाहता है, यहाँ लिखा भी ना विश टू लिव एट ईज, मतलब कंफर्ट के साथ बिना लड़ाई झगड़े के, तो उसको सबसे फायदा है। तो फिर कहने का मतलब उसको समझ है, क्योंकि तो फिर तो ये बात भी सही हो गई कि लॉन्ग एक्सपीरियंस के साथ रिजॉल्व कर सकता है ऊपर से लगने वाले डिफरेंसेस को, तो ये भी सही हो गया। ये थर्ड वाले में कई लोगों को डाउट हुआ होगा, क्योंकि मैंने देखा जिसकी भी कॉपी है उसने भी थर्ड को छोड़ा है, बट द करेक्ट आंसर इज कि ऑल थ्री ऑफ देम, सो डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट आए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अब ये पढ़ने में थोड़ा इजी है, ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, और यहां भी अगर हम एलिमिनेशन ट्रिक को यूज करें तो ये पैसेज बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पर हाँ एलिमिनेशन ना करें तो यहाँ पे डेफिनेटली वेस्टेज की बात करी गई है। तो अगर इसमें कुछ लाइंस बहुत क्रूशियल हैं, शुरू की लाइंस देखें, अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1/3 ऑफ फूड प्रोड्यूस फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज लॉस्ट और सी वेस्टेड ग्लोबली, तो 1/3 बहुत बड़ा हिस्सा हो गया। फूड इज लॉस्ट और वेस्टेड थ्रू आउट द सप्लाई चेन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, थ्रू आउट द सप्लाई चेन, तो जितनी भी सप्लाई चेन मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव रहा, फ्रॉम इनिशियल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू फाइनल हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड कंजम्पशन तक, मतलब घर तक पहुंचने तक हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं सबका रोल है इसकी वेस्टेज में। अगर घर तक पहुंच के भी वेस्टेज हो रही तो सबका रोल हो गया, फिर तो सभी का रोल है इसकी वेस्टेज में, ये मीनिंग डेफिनेटली उभर के सामने आ रहा है। ठीक, और इससे कितना एनर्जी और दूसरी चीजों का नुकसान हो रहा है, हार्मफुल एमिशंस हो रहे हैं, कई चीजों के बारे में बताने की कोशिश करी गई है पैसेज में। तो अब अगर इसमें क्वेश्चंस देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंसेस दैट कैन बी मेड, तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए 2 और 3। तो जैसे इसका फर्स्ट वाला क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है सोली रिस्पॉन्सिबल, ये जो वर्ड सोली यूज किया है ना, द करंट मेथड ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन सोली रिस्पॉन्सिबल लॉस एंड वेस्टेज, सोली मतलब क्या केवल यही कारण है,
नहीं, दूसरे भी हो सकते हैं, सिर्फ यही नहीं है। पैसेज में कहा गया ये कारण है, पर ये तो नहीं कहा गया कि सिर्फ यही कारण है। तो इस तरह की यूपीएससी की टेंडेंसी रही है ओनली और इस तरह के वर्ड डाल के कई बार ऑप्शंस को गलत बनाया जाता है। हालांकि इस ऑप्शन में वो बातें काफी हद तक कहने की कोशिश करी हैं जो पैराग्राफ में डाली गई, पर एक वर्ड सोनली डाल देने से ऑप्शन गलत हो गया। लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय प्रिवेलिंग ट्रेंड्स ऑफ फूड लॉस एंड वेस्टेज। ये डेफिनेटली आ रही है कि लैंड की प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है। ये बात उसने कहने की कोशिश करी गई है कि एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, प्रैक्टिस में डीफॉरेस्टेशन हो रहा है। इन सब बातों से तो ग्राउंड क्वालिटी करेगी। और रिडक्शन इन लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड रिजल्ट्स इन लेसर कार्बन फुटप्रिंट। तो रिडक्शन करें तो लेस कार्बन फुटप्रिंट भी आएगा ही आएगा। हालांकि पैसेज में डायरेक्टली उसने बात कही नहीं है, बट अगर हम ऑप्शंस में जाए ना तो यहीं पे देखो तो थोड़ी हमारी जीएस वाली नॉलेज लग रही है, जबकि हालांकि लगना नहीं चाहिए, पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम थर्ड को एलिमिनेट करें। हालांकि इसमें इस बारे में बात नहीं हो रही है कार्बन की, बट कोई ऑप्शन नहीं है कि हम खाली 2 को ले पाए। तो ऑफ ऑल द गिवन ऑप्शंस 2 और 3 करेक्ट हैं। 3 हालांकि हमारे थोड़ी अवेयरनेस से आ रहा है, अपनी जनरल अवेयरनेस से। अब हम फोर्थ वाला देखें, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लॉस एंड वेस्ट ऑफ फूड आर नॉट अवेलेबल। तो हार्वेस्ट के बाद से लेकर अब तक सप्लाई चेन में कई जगह प्रॉब्लम आती है, पर प्रॉब्लम आती का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास उसको टेक्नोलॉजीज नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि हम टेक्नोलॉजीज उनको यूज नहीं करना चाहते या वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से कर नहीं रहे। तो इसमें ये डेफिनेटली आ रहा है कि वेस्टेज होता है, पर सही कारण क्या है कि टेक्नोलॉजी नहीं है या कर नहीं रहे हैं लोग। तो ये मुश्किल है, तो इसलिए फोर्थ वाला गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 2 एंड 3। अब इसी का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द पैसेज द फॉलोइंग असम्पशंस हैव बीन मेड। तो और इसमें 2 आंसर देने की कोशिश, इसमें 2 बातें बताई गई हैं। द फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड्स टू बी रीइमेजिन्ड एंड मेड इफेक्टिव टू रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। तो डेफिनेटली जिस तरह का वो लॉस की बात कर रहा है तो फिर उसको नेगेटिव सेंस में पोर्ट्रे कर रहा है। तो ये अगर नेगेटिव सेंस में पोर्ट्रे कर रहा है तो फिर वो अज्यूम कर रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसको रीइमेजिन करके इफेक्टिव रिड्यूस करना, इसका इफेक्टिव टू रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड को करना ही चाहिए। और इंश्योरिंग द रिडक्शन ऑफ वेस्टेज एंड फूड ऑफ इट्स सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कई लोगों ने इसको मार्क नहीं किया होगा, पर ये करेक्ट क्यों है? क्योंकि जब हम शुरू की लाइंस पढ़ेंगे ना तो कह रहा है कि थ्रू आउट सब जगह सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है, हाउस होल्ड कंजम्पशन तक। तो यार ये एवरी इंडिविजुअल अगर रिस्पॉन्सिबल है तो फिर इसको सुधार क्या खाली कुछ लोगों को करने से आएगा या सबको करना पड़ेगा? अगर सब रिस्पॉन्सिबल है, ये शुरू की लाइन अगर ध्यान से पढ़ें तो ये सेकंड वाला भी आ जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर बोथ 1 एंड 2 हो गया। नेक्स्ट पैसेज पे आए। ये थोड़ी इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंडिंग का थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट पैसेज तो था, पर फिर मैं कहूंगा कि मैंने ये देखा कि अब की बार काफी एब्स्ट्रैक्ट चीजें आई हैं, पर अगर ठीक से पढ़ो तो पेशेंस के साथ, तो उसके बाद हम एलिमिनेशन से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब ऑप्शंस बहुत टफ नहीं है। यहाँ इन्फ्लेशन जिस तरह से राइज करता है और जो गवर्नमेंट जो है अपने बजट में लोगों को बहुत फ्रीबीज नहीं भी देना चाहती, पर जब इन्फ्लेशन राइज कर रहा होता तो वो भी मजबूर हो जाती हैं, क्योंकि उनको हाउस होल्ड को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लोग फिर अपना गुजर बसर कैसे करेंगे, ऐसे बात बताने की कोशिश करी गई है। तो उससे फिर अगर ऐसा करेंगे तो इंटरेस्ट रेट जो हैं उनमें क्या होगा, हायर करने पड़ेंगे, और कई गवर्नमेंट को अपनी बोरोइंग पे और इन सब चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा, टैक्सेस रेस कर, कई तरह की बातें करने की कोशिश करी गई है। और फाइनली लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस। तो अगर हम यहाँ देखें कि इस क्वेश्चन में इसमें जो बातें बताने की कोशिश करी गई है उसके हिसाब से जो इसका आंसर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंसेस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। तो इसमें दोनों आंसर करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि लिखा गया सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो लिखा है विदाउट द फिस्कल बैकअप मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लूजेस ट्रैक्शन। तो यानी कहीं ना कहीं आप मॉनेटरी पॉलिसीज, सेंट्रल बैंक कुछ भी चलाने की कोशिश करे, वो जब तक फिस्कल बैकअप नहीं मिलेगा, इनडायरेक्टली मतलब रेफरेंस है कि बजटरी बैकिंग नहीं है, तो कैसे होगा? तो उनको भी करना ही पड़ेगा। और दूसरा देखिए द इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड ऑन फिस्कल पॉलिसीज। तो वो तो डेफिनेटली ये बात आ ही रही है, क्योंकि इसमें बात बताने की रिस्क ऑफ मॉनेटरी पूरी इज ग्रेटर देन पब्लिक डेट प्राइसेस बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट टू बजट डेफिसिट्स। तो ये बात आ रही है। तो दोनों ही आंसर इसमें करेक्ट होने चाहिए। दोनों जो पॉइंट्स लिखे गए हैं तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा 1 एंड 2। अब बेस्ड ऑन द पैसेज द फॉलोइंग असम्पशंस हैव बीन मेड।
तो ये बड़ी आसानी से एलिमिनेशन से आ जाएगा। इसमें लिखा है फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट और सोली, फिर से देखो सोली यूज करके, सिर्फ यही नहीं है ना, फिस्कल पॉलिसी हायर प्राइसेस के लिए इंटरनेशनल कंडीशंस भी होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये डेफिनेटली कहा गया कि फिस्कल पॉलिसीज होती हैं, बट सिर्फ वो तो नहीं होती ना। तो ये गलत हो गया। हायर प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इसके बारे में बात ही नहीं हुई है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये हमारी अपनी नॉलेज है, ये बात वैसे करेक्ट होगी बट पासेज में कहीं से भी नहीं आ रही, उस बारे में बात भी नहीं हो रही। तो नाइदर 1 एंड 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज डी ऑप्शन। अगले पैसेज पे आ जाएं। इसमें हमारे एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉ की बात बहुत अच्छी तरीके से करी गई है। इसमें समझाने की कोशिश करी गई कि कोई बच्चा जब क्लास 8 तक पहुंचता है तो उसकी एज जनरली 13 और 15 के बीच में होती है, बट उसको कई बेसिक चीज़ों में, अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक डिवीजन टाइप की चीज़ों में प्रॉब्लम है। और उसमें जो एक फिगर दिया गया है ना कि सी मोर देन हाफ आर स्टिल अनेबल टू डू बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, मतलब बहुत बड़ा फिगर हो गया। और फिर अगर ये सब सारी बातें जो प्रॉब्लम्स में बताने की कोशिश करेंगे, दे कैन नॉट एंटर द, फिर आगे बताने की कोशिश करेगी जब तक 18 के नहीं हो जाते तब तक वर्क फोर्स में एंटर नहीं कर पाएंगे और वापस एग्रीकल्चर में जाना नहीं चाहते, तो आगे पढ़ना चाहिए, पर उनकी एकेडमिक कॉम्पिटेंसीज बहुत लोअर हैं। तो ये क्या कारण है? तो क्या हमारी एजुकेशन वैरी करती है इसलिए कारण? अब कारण तो बताए नहीं गए हैं कि उनके एकेडमिक कम क्यों होता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कारण हो सकते हैं कि ठीक से पढ़ाया नहीं जा रहा, कारण हो सकते हैं कुरिकुलम में प्रॉब्लम है, कारण यह है कि पीछे का बैकग्राउंड बहुत खराब है, उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है। तो इनफाइनाइट रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि अगर शुरू से जिसका बेसिक्स घर में कोई पढ़ा नहीं है तो उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है, उसको वो इस इन्वायरमेंट में नहीं रहा। तो कारण क्या है? बहुत सारे हो सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर कारण को हम मान नहीं सकते और मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। अब इसको देखें, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। तो अब इसमें अज्यूम किया गया है, जो इसमें देने की कोशिश करी गई, फॉर इफेक्टिव एजुकेशन पेरेंट्स हैव ग्रेटर रोल देन द गवर्नमेंट। तो इसमें पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन की बात करी गई है, बट रोल, पेरेंट्स का रोल तो इसमें कहीं भी क्लियर नहीं आ रहा है कि पेरेंट्स के रोल की बात हो रही है। और हम देखें स्कूल क्यूरिकुलम that conforms to today's requirement is uniform for the entire country में address the issues brought out। अब देखो, जैसा मैंने कहा कि क्या यूनिफॉर्म होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये बात से तो मैं अग्री करता हूं कि कुछ हद तक जो है आज के हिसाब से होना चाहिए, मैं एग्री करता हूं। बट क्या प्रॉब्लम क्यूरिकुलम में है या प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट के बैकग्राउंड में है? दोनों में हो सकती है। तो प्रिसाइसली फॉर दैट रीजन हल्की सी बात सही और सेकेंड वाला भी गलत हो गया, तो हम नाइदर 1 और 2 दोनों ही में से किसी को भी फुली करेक्ट नहीं मान सकते इनमें। हालांकि सेकेंड वाला बहुत ही अपीलिंग ऑप्शन है, एक्सेप्ट दैट कि एक जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वही आ रही है क्योंकि हमें पैराग्राफ में पता नहीं है। ये तो डेफिनेटली कहा गया है कि उनको सिंपल मैथ्स कैलकुलेशन डिवीजन में प्रॉब्लम है, बट क्यों है? क्या क्यूरिकुलम मतलब क्या हम डिवीजन हटा दें या सब जगह डिवीजन लगा दें, इसकी प्रॉब्लम है, या उनका सपोर्ट सिस्टम में कहीं और प्रॉब्लम है, उनके बेसिक्स की प्रॉब्लम? अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम आती है जो इनिशियल फेजेस ऑफ लाइफ की बिगनिंग होती है। अब किसी के पेरेंट्स पढ़े हो सकते हैं, घर पे एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, तो इस तरह के कई इश्यूज हो सकते हैं जो इसमें पैसेज में एड्रेस ही नहीं करे गए हैं और जिसकी वजह से वो स्टूडेंट का एकेडमिक बैकग्राउंड खराब हो सकता है। तो कंक्लूड नहीं कर सकते कि 1 और 2 दोनों में से कोई भी सही है। नेक्स्ट वाला देखिए, इसी में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया। तो ये तो डेफिनेटली कन्वे करने की कोशिश करेगी, पब्लिक पॉलिसी शुड इंश्योर दैट कॉम्पिटेंसी एंड अचीवमेंट ऑफ यंग पीपल आर अलाइंड विद देयर एक्सपेक्टेशंस। एलिमिनेशन से भी आ जाएगा क्योंकि बाकी ऑप्शंस बहुत वेग हैं। और दूसरा, हम ये तो देख रहे हैं ना कि हमारी पब्लिक पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम है कि जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं मिल रहा, अगर वो एकेडमिकली सफर कर रहे हैं, तो हम अपनी पब्लिक पॉलिसी में कुछ सुधार ले के लिए उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट या जो भी एजुकेशन सिस्टम में सुधार की जरूरत है, जो फाइनली एक पब्लिक पॉलिसी से आएगा और उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे और आज के हिसाब से कंड्यूसिव हो, तो ये बात तो आ ही रही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब हम नेक्स्ट पैसेज पे आए कि यहां साइंस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करने की कोशिश करी गई है। तो बढ़िया पैसेज है कि साइंस के बारे में काफी अच्छी सी बातें इसमें बताने, क्योंकि न्यूटन और गैलीलियो के समय वो साइंस को सिर्फ ट्रुथ के सेंस में देखते थे। वो लोग कि साइंस का काम सच बताना है, बट उसकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखते थे। पर ये बताया गया कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद से लोग ऐसा देखने लगे हैं कि ये बात सही है। ठीक,
अब देखिए विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल आइडिया कन्वेड बाय द पैसेज। तो सेंट्रल आइडिया रिफ्लेक्ट्स द थिंकिंग ऑफ द ऑथर अबाउट साइंस। तो ऑथर का साइंस के बारे में क्या व्यू आ रहा है? सो साइंस मस्ट परस्यू ट्रूथ बट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वेलफेयर, दैट्स द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। साइंटिस्ट साइंस मस्ट वैल्यू द कमिटमेंट ऑफ द साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट के बारे में तो बात ही नहीं हो रही, और उनके कमिटमेंट को तो इस बारे में बात नहीं हो रही है। साइंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइज सोसाइटी एंड मस्ट बी यूज फॉर प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक। ये पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, ये हमारे व्यूज हैं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज मेड पॉसिबल बाय द एडवांसमेंट्स इन साइंस। ये अगेन हमारी अंडरस्टैंडिंग है, इसमें ये जरूर कहा गया है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद से हम साइंस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने लगे, पर पैसेज में हमारे पास ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन साइंस की वजह से हुआ। ये हमारी जनरल अवेयरनेस है, पैराग्राफ में नहीं है, तो दैट्स व्हाई ये भी करेक्ट नहीं है। सो द ओनली करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट वाले पे आ जाएं। अब अगर हम नेक्स्ट वाले को देखें कि एक बढ़िया पैसेज था, हालांकि छोटा पैराग्राफ है बट काफी कंफ्यूजिंग है। इसमें एक बात करने की कोशिश करेगी कि मैंने an international team of scientists she pumped a carbon dioxide and water mix into underground basalt rocks, basic chemistry took place। मतलब basalt rocks में जब उन्होंने डाला कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का मिक्स, तो उससे हुआ क्या? तो एसिडिक मिक्सचर ने डिसॉल्व कर दिया रॉक्स। कौन से रॉक्स को डिसॉल्व कर दिया? बेसाल्ट रॉक्स को डिसॉल्व कर दिया, सारे रॉक्स को नहीं, क्योंकि डाला बेसाल्ट में था। तो याद डिसॉल्व रॉक्स बेसाल्ट रॉक्स के लिए किया जा रहा है। कैल्शियम मैग्नीशियम फॉर्म्ड लाइमस्टोन, तो कैल्शियम को भी किया, मैग्नीशियम किया, तो लाइमस्टोन मतलब लाइमस्टोन में ये तीनों चीजें हैं। स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू स्टोन क्लेम द साइंटिस्ट। तो उन्होंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड एक तरीके से कन्विंस हो गई। तो अब अगर हम इसमें करेक्ट आंसर देखें तो इसमें करेक्ट आंसर सी होना चाहिए। बसाल्ट रॉक्स कैन बी मेड अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मिनरल्स बाय दिस मेथड। हाँ, इस मेथड से हम बसाल्ट रॉक्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो डिसॉल्व कर दे रहा है तो तीनों चीजें उसमें मिल हो जा रही हैं। लेकिन ये चीप एंड प्रैक्टिकल मेथड है, पैसेज में इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। सी दिस कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इस बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है। गुड रॉक डिसॉल्विंग एसिड कैन बी प्रोड्यूस, ये बहुत ही अपीलिंग ऑप्शन था डी वाला। तो एक बार कोई पढ़ने वाला इसमें बहुत अच्छे से ट्रैप हो जाएगा डी में। पर डी में गलत बात क्या है? गुड रॉक डिसॉल्विंग एसिड, ठीक है, ये डिसॉल्व कर रहा है, बट कौन सा रॉक? बेसाल्ट रॉक। तो अब यहां पे क्लियर नहीं किया डी में कि कौन सा रॉक, क्या सारे रॉक डिसॉल्व हो जाएंगे? तो ये हम कंक्लूड नहीं कर सकते, दैट्स व्हाट मेक्स डी ऑप्शन रॉन्ग। नेक्स्ट वाले पे आ जाए। जो पैसेजेस जनरली इनमें सिंगल सिंगल क्वेश्चन हैं, तो यहां पे एक सैटेलाइट इमेज से जो पॉली फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनके बारे में बात करने की कोशिश करी गई कि आइसबर्ग्स वगैरह। Geographer analyzed 175 satellite images of ocean color, which is an indicator of phytoplankton productivity at the ocean surface, and found that giant icebergs are responsible for storing up to 20% of carbon in south। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है कि 20% कार्बन जो है वो आइसबर्ग्स में है। So the researchers discovered that melting water from giant icebergs, which contains iron and other nutrients, supports hitherto unexpected high levels of phytoplankton। तो फाइकोप्लैंक्टन्स को ग्रोथ के लिए इनसे ये चीजें मिल रही हैं, तो ये पैसेज में बताने की कोशिश करी गई है। तो जायंट वाइट्स बियरिंग ऑन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फूड चेन्स ऑफ सब, तो फूड चेन में ये हेल्प कर ही रहे हैं। अगर फाइटोप्लैंक्टन्स इनके ऊपर डिपेंडेंट है तो ये फूड चेन में हेल्प कर रहे हैं। अब मेल्टिंग ऑफ जायंट कैन प्रोड्यूस क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स एंड इम्पैक्ट वर्ल्ड फिशरीज, इस बारे में तो पैसेज में बात ही नहीं हो रही है। तो सेकेंड वाला ऑटोमेटिकली गलत हो गया पॉइंट, तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट वाले पे आ जाएं। तो ये फिर से वही एक पैराग्राफ पे सिंगल क्वेश्चन बताने वाला है कि एवोल्यूशन हैज एंडोर्ड कैटरपिलर्स दैट फीड ऑन कॉर्न विद अ यूनिक एबिलिटी दैट कैन इंड्यूस द प्लांट टू टर्न ऑफ इट्स डिफेंस अगेंस्ट इंसेक्ट प्रेडेटर्स। तो इनमें कैटरपिलर्स में खासियत होती है कि कुछ ऐसा करते हैं कि प्लांट जो अपना उसका नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो खत्म हो जाता है। तो इससे प्लांट्स अपने आप को इंसेक्ट से डिफेंड नहीं कर पाता, तो इससे कैटरपिलर के अगेंस्ट कोई एक्शन है तो ईट मोर एंड ग्रो फास्टर। तो अब इसके इस ग्राउंड को यूज करके कंक्लूड करने की कोशिश करी गई कि कैसे द एजेंट दैट कॉजेज द इफेक्ट इज कैटरपिलर्स फेसेस और फ्रास।
ये कैटरपिलर का फेसेस या फ्रास होता है। बट अब इससे क्या कंक्लूड किया गया? कंक्लूड किया गया द फाइंड कुड थ्रो न्यू लाइट ऑन कंपाउंड्स एसोसिएटेड विद प्लांट्स रिस्पांस टू पैथोजेंस लाइक फंगाई और बैक्टीरिया। तो इस फाइंडिंग से हम एक नई लाइट बनती है, किस पे एक नई रोशनी आती है कि कंपाउंड जो एसोसिएट करते हैं प्लांट का जो रिस्पॉन्स है पैथोजेंस लाइक फंगाई और बैक्टीरिया जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन पे प्लांट का क्या रिस्पॉन्स है। तो अगर हम इस स्टडी से फायदा उठा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कॉन्टेक्स्ट में, ये मीनिंग डेफिनेटली निकल के सामने आ रहा है। इट इज प्रिसाइसली फॉर दिस रीजन कैटरपिलर्स कैन बी, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये इससे हमारा जो आंसर बनना चाहिए वो बनना चाहिए द दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन द बी ऑप्शन डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकली यूजफुल एंट्रोमाइक्रोबियल कंपाउंड्स। तो अगर ऐसा है कि प्लांट का डिफेंस मैकेनिज्म खत्म हो जा रहा है और इससे माइक्रो जो फंगाई और बैक्टीरिया का रिस्पॉन्स इन पे होता है वो कैसा, वो हम फिर इस स्टडी को यूज करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि क्या प्लांट का रिस्पॉन्स आ रहा है, फंगाई और बैक्टीरिया कैसे करें। लेकिन कैटरपिलर्स कैन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड, क्या इस जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ कैटरपिलर्स के तो बारे में बात भी नहीं हो रही है। फार्मर कैन यूज कैटरपिलर्स टू फीड ऑन वीड्स इन द क्रॉप्स प्लांटेशन, ये भी नहीं हो रहा है। वीड्स भाई ये कहा जा रहा है कि वो कौन के साथ ऐसा करता है, पर वीड के साथ भी करेगा पता नहीं। इसको देखें, दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक इकोलॉजिकल सस्टेनेबल पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स कैसे, मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा बात चली गई क्योंकि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक तरीके से। पेस्ट तो कैटरपिलर ही है तो इनके फेसेस हो रहा है, तो हम इससे एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड निकाल लेंगे। अब इनको मारने के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्लांट अपना डिफेंस मैकेनिज्म नहीं कर पा रहा है यूज, तो वो ऑर्गेनिक होगा या नहीं होगा पता नहीं ना, इस बारे में तो हमारी कोई बात नहीं आ रही। और कंक्लूजन वैसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए है। तो अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। मेरा मानना है कि मैंने जब इसके ऑप्शंस पढ़े तो मुझे लगा कि बहुत ही वेग ऑप्शंस हैं, बाहर पैराग्राफ से बहुत बाहर जा रहे हैं, एक्सेप्ट द करेक्ट आंसर जो कि बी है, बाकी बहुत ही वेग हैं। तो द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन इसमें। नेक्स्ट पैसेज पे आए, यहां पोएट्री का जो रोल है उसको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करी गई है। ये पढ़ के पैराग्राफ है रैली, मतलब मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि पैराग्राफ में काफी डीप आइडिया बताने की कोशिश करी गई है। एक तरफ रिलीजन और साइंस को रखा गया है, दूसरी तरफ पोएट्री को रखा गया है कि पोएट्री किसी एब्सोल्यूट ट्रूथ में तो बिलीव नहीं करती, बट साइंस और रिलीजन कर सकते हैं। पर जब आप एब्सोल्यूट ट्रूथ में प्रूव करते हैं तो फिर ऑपोजिशन को भी टॉलरेट करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि ट्रूथ से बड़ी तो कोई चीज होती नहीं है। बट पोइट्री जो है वो रियलिटी में बिलीव करती है, वो प्लूरलिटी में बिलीव करती है। तो यही रीजन है कि परहैप्स पोइट्री फॉलोज रियलिटी विच इज प्लूरल एनाक्रोनिस्टिक, जो समय से अपने आगे तक लास्ट करे, जिसपे समय का असर ना हो, एनाक्रोनिस्टिक, फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। तो है ये। तो अगेंस्ट द टायरनी ऑफ ट्रुथ, तो अब अगर ट्रुथ एक है और ट्रुथ को साइंस या रिलीजन समझाएं तो वो दूसरों के ऊपर उसको इंपोज कर सकते हैं, जैसे टायरनी आ सकती है। पोइट्री एक तरीके से उनको उससे बचाती है। तो पोइट्री प्रपोजेस बोथ ह्यूमिलिटी एंड डिफेंस है। तो इससे डायरेक्ट को पढ़ने के बाद कंक्लूजन हमारा आ ही आ जाएगा डी वाला कि ना वर्ड ऑफ वायलेंस, टायरनी एंड बाइग्रोटी, पोइट्री इज अ फॉर्म ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस। पोइट्री रेजिस्ट कर रही है। बट इसमें देखें बाकी ऑप्शन, इट इज द पोइट्री नॉट साइंस और रिलीजन विच रिकॉग्नाइज एक्सेप्ट इम्परफेक्शंस, तो इस बारे में बात ही नहीं हो रही। ट्रूथ इज रिवील्ड थ्रू साइंस और रिलीजन, पोइट्री इज एनाथीमा ट्रूथ, इसमें भी नहीं, ये भी नहीं कहा गया कि साइंस और रिलीजन उसको रिवील करते हैं, मानते हैं, बट कहां तक रिवील करते हैं। और एनाथीमा हेट्रेड है, ये भी नहीं कहा गया। पोइट्री इज रोमांटिक इमेजिनरी एंड इज अबाउट फीलिंग, वेर एज साइंस एंड रिलीजन आर अबाउट ट्रूथ। ये तो रोमांटिक है, इमेजिनरी है, पोइट्री के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, पोइट्री के बारे में बात जरूर करी गई है, पर वो एरोगेंस ऑफ पावर और हायरार्की, पोइट्री जो है ह्यूमिलिटी और डिफायंस है। डिफायंस मतलब चैलेंज कर रही है, तो रेजिस्टेंस कर रही है, ये तो आ रहा है। बट पोइट्री में ऐसा होता है, रोमांस और ये सब हमारा व्यू है, पैराग्राफ में तो नहीं आ रहा है। इट इज प्रिसाइसली फॉर दिस रीजन इसका करेक्ट आंसर डी होगा। एलिमिनेशन से बड़ी आसानी से आएगा ये। अब नेक्स्ट पैसेज देखें। सो द फ्लावर वॉज नॉट इन्वेंटेड टू प्लीज अस, इट प्लांटेड इट्स पेटल एंड स्प्रेड इट्स परफ्यूम टू अट्रैक्ट एन इंसेक्ट। तो फ्लावर ने में जो उसकी ब्यूटी है, यानी जो उसके पेटल्स हैं और उसकी जो परफ्यूम है, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बनी हुई है, हमको प्लीज करने के लिए नहीं। द इंसेक्ट कैरीज द पॉलन, क्योंकि इंसेक्ट उसके लिए यूजफुल है, वो पॉलन लेके आता है फ्लावर टू फ्लावर, जिसको विंड ना ले जाए, वेस्ट ना हो जाए। तो व्हाट वी कॉल फ्लावर्स ब्यूटी इज मेरिली अ बाय प्रोडक्ट, मतलब फ्लावर के पर्सपेक्टिव से जो उसकी ब्यूटी है वो बाय प्रोडक्ट है, उसका रियल मोटिव तो कुछ और है, हमको उसकी ब्यूटी दिखती है।
द परफ्यूम इज नॉट देयर टू प्लीज अस, इट प्लीजेस बिकॉज इट इज देयर। वो वहां पे है इसलिए हमें अच्छी लगती है, हमारे को प्लीज करने के लिए नहीं आई है। एंड वी हैव बीन कंडीशन टू। अब अगर हम इसमें देखें तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं बहुत ही, कौन सा अजम्पशन, द ऑथर ऑफ द पैसेज विद द फ्लावर्स आर क्रिएशन नेचर्स लग्जरी, तो नेचर की लग्जरीज बने फ्लावर्स, इस बारे में हमारी कोई रेफरेंस नहीं है। द ऑथर ऑफ पैसेज डज नॉट बिलीव इन यूजफुलनेस ऑफ फ्लावर्स एक्सेप्ट एज ब्यूटी थिंग्स, ये भी नहीं, वो फ्लावर यूजफुल नहीं होता, ये कब उसने कहने की बात करी, ये डेफिनेटली कहा कि उसकी ब्यूटी उसका बाय प्रोडक्ट है, उसकी फ्रेग्रेंस भी एक तरह से बाय प्रोडक्ट है, उसका कुछ और ऑब्जेक्टिव है। पर ये दो बातें तो आ ही नहीं रही, तो करेक्ट आंसर डी होगा, नाइदर वन और टू। नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में आए तो जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, कन्वेंशनल क्लासरूम बाय एम्फसाइजिंग फिक्स्ड कुरिकुलम के बारे में बात करने की कोशिश करी गई है कि जो हमारे कन्वेंशनल सिस्टम्स हैं बाय एम्फसाइजिंग फिक्स्ड, सी मुझे भी बार बार इसमें देखना पड़ा है क्योंकि इसमें क्लैरिटी नहीं है, तो आई हैव टू लुक इन द शीट। अ कन्वेंशनल क्लासरूम बाय एम्फसाइजिंग फिक्स्ड ड्यूरेशन ओवर लर्निंग इफेक्टिवनेस रिजाइन देमसेल्व्स टू वेरिएबल आउटकम्स। तो मतलब किस बात पे यहाँ जोर देने की कोशिश करी गई है, तो वो क्या करते हैं, फिक्स्ड ड्यूरेशन की वजह से ओवर लर्निंग इफेक्टिवनेस और रिजाइन कर देते हैं, कई आउटकम होते हैं। तो ये एक तरह की टायरेनिक क्रूअलिटी है ऑफ द क्लासरूम की, हर लर्नर को सब्जेक्ट किया जाता है सेम सेट ऑफ लेक्चर में, जबकि सब उस तरह से कंडीशन नहीं होते और सेम ड्यूरेशन के लिए बताता है। तो इसमें से कुछ ही लोग तो आगे शाइन करेंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। ठीक, फिक्स ड्यूरेशन में क्लासरूम मॉडल चलता रहता है, सी और विद नॉट अ थॉट स्पेड फॉर दो, जो पीछे रह गए बेचारे उसके साथ नहीं चल पाए, उनके लिए कोई परवाह नहीं। दिस इज नाउ वी एंड अप विद द, और यही रीजन है कि हम 10% एम्प्लॉयबिलिटी ला पा रहे हैं अपने ग्रेजुएट्स के लिए, और डिकेड एंड हाफ ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम प्रॉब्लम बताने की कोशिश की गई है। तो अब इसमें अगर हम ऑप्शंस देखें, which of the following statement best reflects the most logical and rational inferences, तो इसमें दोनों ही करेक्ट हैं। इन कन्वेंशनल क्लासरूम लर्निंग द सेंट्रल गोल इज ड्यूरेशन ऑफ लर्निंग रादर देन अटेनमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी, तो वो तो हम देख ही रहे हैं, कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जिस तरह का कन्वेंशनल सिस्टम हम अपने कन्वेंशन से फॉलो करते आ रहे हैं, उसमें हम लर्निंग पे जो कॉम्पिटेंसी नहीं आ रही है, हम इस बात पे ज़्यादा दे रहे हैं कि ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। तो ये एक तरीके से आइडिया वो कन्वे कर ही रहा है, होना नहीं चाहिए पर कर तो रहा ही है ना। कन्वेंशनल क्लासरूम्स इनकरेज वन सी साइज फिट्स ऑल अप्रोच, हाँ क्योंकि सबको सेम एक तरह की चीज देने की कोशिश करी जा रही है, तो डिफरेंशिएशन को स्टैम्प आउट कर देते हैं। बताया भी गया कि कल लोग उसमें सबको एक जैसा किया था, तो दोनों ही करेक्ट हो गए, इसके सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। अब इसका अगला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द पासेज द फॉलोइंग असम्पशंस हैव बीन मेड, तो इसमें दोनों ही बड़े वेग असम्पशंस हैं। एज अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स इन आवर कंट्री आर एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इस बारे में पैराग्राफ बात नहीं हो रही है। एंड डज नॉट नीड टू चेंज इट्स प्रेजेंट कन्वेंशनल क्लासरूम, ये तो वे आउट ऑफ एक तरीके से टोन भी, पैसेज की टोन से भी उल्टा जा रहा है, राइटर उसको नेगेटिव सेंस में देख रहा है, ये कह रहा है चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों, फिर नेगेटिव सेंस में देखेंगे क्यों। इवन विद इट्स प्रेजेंट कन्वेंशनल क्लासरूम सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंडिया प्रोड्यूसेस सफिशिएंट नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, ये फिर से एक पॉजिटिव सेंस में ले जा रहा है, जबकि राइटर नेगेटिव सेंस में ले रहा है, ये भी नहीं करेक्ट है। बाकी ये आसान था, दोनों में से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं होगा, डी करेक्ट आंसर है इसका। सो दोनों ही बातें गलत हैं, सो डी करेक्ट हो जाए, नीदर वन और टू। अब अगला वाला देखें कि किस तरह से एक एडोलेसेंट चाइल्ड का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है पेरेंट्स के साथ, उसको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करी गई है। क्यों, क्योंकि जो इसमें बताने की कोशिश करेगी कि चाइल्ड जो है वो अपने आप को केपेबल मानने लगता है कि अपने अफेयर्स खुद कर सकता है, जबकि जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंटल सॉलिट्यूड से भरे होते हैं, और वो जो उनका जो लव दिखता है ना, वो एक्चुअली एक तरह से डिस्गाइज है पावर के लिए। तो लव के पीछे पावर छिपी होती है एक तरीके से। तो पेरेंट्स कंसिडर यूजुअली दैट द वेरियस मॉरल्स प्रॉब्लम्स व्हिच अराइज इन एडोलेसेंस आर प्रिंटली दैट प्रोविंस, तो उनको लगता है कि उन्हीं को देखना, उन्हीं का विशेष अधिकार है, उनका पूरा राज्य है इस पे। द ऑप्शंस they express however are so dogmatic that the young seldom confide in them and usually go their own way। तो फिर जो बहुत ही जो डॉगमेटिक तरह के जो रिजिड फंडामेंटलिस्ट टाइप ऑप्शन देते हैं, तो सेल्डम फिर उनके साथ अपनी बात शेयर नहीं करना चाहेंगे, उन पर भरोसा नहीं रहेगा और एडोलेसेंट को, और वो अपने रास्ते जाना चाहेंगे। तो ऐसा कुछ पैसेज में जो डिफरेंस पेरेंट्स और चाइल्ड में आता है, उसमें पेरेंट्स की गलती कुछ हद तक बताने की कोशिश करी गई है। हालांकि ये भी बताया गया कि उसको लगता है वो खुद मैनेज कर पाएगा चाइल्ड, बट पेरेंट्स के बारे में बताया कि वो डोमिनियरिंग हो जाते हैं, ऐसा कुछ कहने की कोशिश करी गई है। अब इसमें आंसर क्या करेक्ट होगा दोनों में,
तो इसमें सिर्फ फर्स्ट वाला पॉइंट इसका करेक्ट है, तो ए ऑप्शन होगा। द एडोलेसेंट डज नॉट फील कंफर्टेबल विद हिज पेरेंट्स बिकॉज दे टेंड टू बी डोमिनेटिंग असर्टिव, ये मीनिंग आ ही रहा, अभी मैं बता भी रहा था। अगर सेकंड वाला देखें, द एडोलेसेंट मॉडर्न टाइम डज नॉट हैव मच रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स। हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपने अपने रास्ते जाते हैं पर रिस्पेक्ट नहीं करते, ये कहना पैसेज में नहीं आ रहा है, तो ये बात उससे बाहर चली गई, तो दैट्स व्हाई इट्स रॉन्ग, ये करेक्ट आंसर नहीं है। हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी नॉलेज पैसेज में नहीं डालनी है, पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन लिख रही है उसी के हिसाब से चलना है। अब अगले वाला देखें, इसी का जो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स से बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द अबव पैसेज। तो मेनली पैसेज में क्या बताने की कोशिश करी गई है, तो ये भी एलिमिनेशन से आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। पेरेंट्स इन जनरल वे मे नॉट बी ऑफ मच हेल्प व्हेन चिल्ड्रन, मे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर मे नहीं होता तो क्योंकि वो डोमिनियरिंग है और बच्चा अपने रास्ते जा रहा है तो फिर वो हेल्प करेंगे भी कैसे, ये मीनिंग तो वो कन्वे कर ही रहा है। बाकी आ जाएंगे एलिमिनेशन से, व्हेन चिल्ड्रन रीच एडोलेसेंस इन्वॉल्व पेरेंट्स इन देयर लाइव्स इज अननेसेसरी, ये तो नहीं कहा गया कि अननेसेसरी है। मॉडर्न डे न्यूक्लियर फैमिलीज के बारे में बात ही नहीं हो रही, वो केपेबल नहीं है। न्यूक्लियर फैमिलीज की प्रॉब्लम है क्या, ये तो वे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। इन मॉडर्न सोसाइटीज एडोलेसेंट्स टेंड टू बी स्टबर्न डिसोबीडिएंट, इस बारे में भी पैराग्राफ बात नहीं हो रही, बल्कि ये बताने की जरूर कोशिश करेगी कि कुछ हद तक पेरेंट्स के डोमिनेशन एटीट्यूड की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था ये वाला, तो एलिमिनेशन से बड़ी आसानी से इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट पे चले, तो एक रॉबस्ट डेमोक्रेसी में आवर इनकन्वीनियंट फाइंड्स इट्स एक्सप्रेशन बोथ इन स्पीच ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ असर्शन। ये रियलिटी दोनों तरीके से दिखती है। द एग्जिस्टेंस रियल हैज टू बी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सर्कुलेशन मीडिया का इसका रोल है, ये डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में ये सब बताने की, आर्टिकुलेशन डेमोक्रेटिव नॉर्म जो सोशल रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स जिनको फॉलो करती है, तो जो आर नॉर्मेटिवली रिस्पॉन्सिबल मीडिया जो उनको मानती है, जनरली ऐसी मीडिया हमको मिलती नहीं, बट हाँ कहा गया कि नॉर्मेलिटी रिस्पॉन्सिबल मीडिया थ्रू इट्स कम्युनिकेशन इफेक्ट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्कुलेट द कंटेंट ऑफ रियलिटी विदाउट डिस्टॉर्शन, तो उनको बिना डिस्टॉर्शन के रियलिटी दिखानी चाहिए, ये बताने की कोशिश करी गई है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स, तो पहला वाला इसमें बड़ी आसानी से आ रहा है कि रिस्पॉन्सिबल मीडिया शुड नॉट डिस्टॉर्ट, ये लास्ट लाइन से आ रहा है। इन एन आइडियल डेमोक्रेसी, तो आइडियल डेमोक्रेसी में मीडिया कैसी होगी, नॉर्मेटिवली रिस्पॉन्सिबल, तो वो रियलिटी को डिस्टॉर्ट ही क्यों करेगी, डायरेक्ट इससे आंसर आ गया। अब अगला वाला जो इंटरकनेक्टेड होम डिवाइसेस हैं उनके बारे में बात हो रही है, और उसमें एक बात बताने की कोशिश करी गई है कि मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर क्या करेंगे, वो अपने जो थिन प्रॉफिट मार्जिन हैं उनको ओवर करने के लिए, कम करने के लिए हमारा पर्सनल डेटा जो हमारे बिना अग्रीमेंट के, विद और विदाउट हमारे एग्रीमेंट लेने की कोशिश करेंगे, हाँ ये बताने की कोशिश करी गई। तो ऐसा करके वो फिर हमारी प्राइवेसी को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पर इससे बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बाकी चीजें होंगी कि नहीं होंगी, तो कंफर्ट आएगा, इस बारे में पैराग्राफ बात नहीं हो रही, बट रिस्क ऑप्शन की बात जरूर हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। एलिमिनेशन बड़ी आसानी से आएगा क्योंकि बाकी जो बातें कही गई हैं वो डेफिनेटली उसको यूज करते हैं अपने फायदे के लिए, पर कितना फायदा होता है ये नहीं बताया गया है, तो दैट्स व्हाई हम कंक्लूड नहीं कर सकते कितना ग्रोथ है क्या नहीं, बट हाँ रिस्क है ये तो पता लग ही रहा है। इसके आगे पैसेज ग्रीन ग्रोथ पे है, तो ग्रीन ग्रोथ वाला जो पैसेज है उसमें री थिंकिंग ग्रोथ स्ट्रैटेजी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ग्रीन ग्रोथ नहीं होगी तो सस्टेनेबल नहीं होगा, पुअर के लिए बचेगा नहीं, ये सब उसकी इंपॉर्टेंस की बात करने की कोशिश करी गई है। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स, क्रक्स होता है मेन आइडिया, तो इसमें करेक्ट आंसर इस वाले में जो ग्रीन ग्रोथ वाला हमारा पैसेज है वो होगा सी ऑप्शन। मेंटेनिंग हाई इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इज नाउ अ प्री रिक्विजिट फॉर अचीविंग अ स्टडी सफिशिएंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, क्योंकि इंक्लूसिव तभी होगी ना जब सिर्फ इलीट को फायदा नहीं होगा, पुअर को भी होगा, तो वो इसमें मीनिंग उभर के सामने आ ही रहा है, तो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज सी। सो अब फिर हम लोग किसी और समय दोबारा इंटरैक्ट करेंगे जब मेरी ये कोशिश होगी कि मैं इन पूरे पैसेजेस को डिटेल में डिस्कस करूं और बताऊं। आज का पर्पस मेरे लिए था कि कुछ हद तक थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन आ जाए और आंसर किया जाए, पर जैसा कि हम लोग क्लासेस में देखते आए और मैंने पहले क्लासेस में बताया भी है कि
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो डिफिकल्टी लेवल है ना वो सीसैट का ऊपर जा रहा है। और डिफिकल्टी लेवल के 2-3 तरीके होते हैं। ऑफ कोर्स लॉजिक वाला एक साइड तो होता ही है जो यूपीएससी काफी समय से ट्राई करा, पर आपकी बार यूपीएससी ने बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट पैसेजेस जिसके बारे में मैंने क्लास में कई बार बताया और कुछ पैसेजेस सॉल्व भी कराए थे कि देखो हमें एब्स्ट्रैक्ट की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी जो लॉजिक है कि इतने लोग बैठ रहे हैं और ये फिल्टरिंग पेपर है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फेल होने चाहिए, कम से कम लोग पास होने चाहिए, तो पेपर को डिफिकल्ट बनाना है, वो चीज दिख रही है। बट फिर भी मैं कहूंगा मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये पेपर बहुत डिफिकल्ट था। जिन लोगों ने क्लासेस ठीक से करी हैं और क्लासेस में जो समझाया गया उनको करने की कोशिश करी है, उनको ये पेपर में कम से कम ये वाला पोर्शन बहुत ही ऐसा लगा होगा कि वो इसको मैनेज कर सकते हैं, अगर वो प्रोवाइड गुड रीडर्स रहे हैं और वो क्लासेस में जो बात करते आए हैं। एंड आई गेस बहुत लोगों ने इसको एंजॉय भी किया होगा। तो विद दिस आई विल से कि अभी हम लोग आज का जो सेशन है ये वाला यहीं पे कॉल ऑफ करते हैं, फिर कभी मिलेंगे और ये सब बातें करेंगे। क्लास में तो हम लोग की मुलाकात होती रहेगी, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में समझाता भी रहूँगा। एंड आई विल से ऑल द बेस्ट जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, होप यू डू वेल, ठीक से निकले। आगे मेंस की तैयारी करो, मेंस में भी ये लॉजिक यूज होता है, आंसर राइटिंग पे ध्यान दो। सो आगे फिर कभी मिलेंगे, इन चीज़ों को कंटिन्यू रखेंगे। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग देयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स।